नमस्कार दोस्तों। फ्लाई ड्रीम्स की किताबें ज़रा हटके उत्सव में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र का विषय है किशोर पाठकों के लिए लेखन, उसकी चुनौतियाँ और किशोर पाठकों की नई रुचियाँ। जैसा कि हम जानते हैं, किशोर वह अवस्था होती है जहाँ पाठक ना बच्चा ही रहता है, ना पूरी तरह से वयस्क ही होता है, लेकिन उसकी कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी एक दुनिया होती है जिसमें वो खोया रहता है, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर लेखन भी फिर चीज़ों में बदल जाता है। तो अभी चर्चा के लिए हमारे सामने मौजूद हैं श्री प्रांजल सक्सेना जी। ये शिक्षक हैं और इन्होंने अपने लेखन की शुरुआत महानपुर के नेता नामक व्यंग्य से करी थी। उसके बाद इन्होंने बाल और किशोर साहित्य लगातार लिखा है, जिसमें हाथिस्तान और भूतिया माँ साहब जैसी किताबें इनकी पाठकों द्वारा सराही गई है। साथ में हमारी लेखिका सुमन वाजपेयी जी हैं। ये पिछले 3 दशकों से लेखन कार्य में सक्रिय हैं। ये संपादन भी करती हैं और लेखन भी करती हैं, और अनुवादक भी हैं। इन्होंने चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट में संपादक के तौर पर भी कार्य किया है। और फिर आती हैं हमारी नेहा शर्मा जी, नेहा अरोड़ा जी सॉफ्टवेयर डेवलपर रही हैं। फिर उसके बाद उन्होंने टीच फॉर इंडिया में भी काम किया है और अब एनजीओ के साथ मिलकर बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं। तो सत्र की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले अपने तीनों ही पैनलिस्ट से जानना चाहूँगा कि किशोर साहित्य से वो क्या समझते हैं और बाल साहित्य से किस तरीके से अलग होता है, और अपने लेखन में ये अलग किस तरीके से इस चीज़ को दर्शाते हैं। सबसे पहले प्रांजल जी। अब मैं तो इधर इसलिए बैठा था कि उधर से शुरुआत हो रही थी, अब इन्होंने मुझे फंसा दिया। मैं सोचा था ये लोग आंसर देंगे, उसी में से कुछ मिला जुला के दे दिया जाएगा आंसर। चलिए, तो मेरे हिसाब से बाल साहित्य और किशोर साहित्य में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन किशोर साहित्य में भी एक्चुअल में किशोर में भी कई स्टेजें होती हैं। 12 साल का बच्चा भी किशोर है और 12 से 18 एज मानी गई है, 18 साल का बच्चा भी किशोर है। तो उसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। लेकिन ये जो लाइन होती है 9 से 12-13 साल की, उसको एक समान समझा जा सकता है। तो जो बाल साहित्य है उसमें बच्चों की समस्याएं कुछ अलग होती हैं और किशोर में समस्याएं अलग होती हैं। बाल साहित्य में जैसे अगर बच्चे की रबड़ स्कूल में खो गई, अब वो घर पे क्या जवाब देगा, ये उसके लिए जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और किशोर के लिए अलग तरीके के मुद्दे हैं। आजकल के किशोर कहते हैं हम ट्रॉमा में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, जबकि हमारे समय शायद ऐसा नहीं होता था। और किशोरों की अलग समस्या कि इसके साथ इसकी दोस्ती है, मेरी दोस्ती नहीं है। उसके शरीर में काफ़ी परिवर्तन हो रहे होते हैं, मानसिक अवस्था में परिवर्तन हो रहे होते हैं। किशोर को जो है तूफ़ानी अवस्था कहा गया, किशोरावस्था को। और मैं तो शब्दों से भी जोड़ता हूँ चीज़ों को, तो मैं कहूँगा किशोर जो है उसके चारों ओर शोर मचता रहता है कि जो है इधर भी रास्ता है, उधर भी रास्ता है, किधर जाना है। तो इन दोनों में अंतर तो वाकई है। और मैंने जो अपनी किताबों में किया है, जैसे बाल साहित्य की बात करें तो गांव वाला अंग्रेजी स्कूल में एक प्रकरण है कि जो बच्चे की गुल्लक है डोरेमोन की, अब उसको ये जानना है, उसे 500 रुपये खर्च करने हैं। अब उसे ये जानना है इसमें जो है कितने रुपए होंगे, कि इतने होंगे भी नहीं होंगे। तो उसकी बहुत समस्या, वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि कैसे पता लगाएं इसमें कितने रुपए हैं। तो फ्रेंड्स उसके कहते हैं भाई अल्ट्रासाउंड करा लो, एक्सरे करा लो। अब वो सोचता है कि यही 500 रुपये के होते हैं, अगर जो है 500 रुपये इसी में खर्च हो गए, 500 रुपये निकले भी नहीं तो कैसे होगा। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं बच्चों की। किशोरों की किस तरह की समस्याएं हैं, अब जैसे उसमें भी रोहनी पात्र है हाथिस्तान में, तो उसको हाथिस्तान ले जाया जाता है जब पहली बार, और एक समस्या है हाथिस्तान की जो रोहनी हल कर सकता है। तो लेकिन उसको जंग पे जाना पड़ेगा। तो वो ये सोचता है कि अगर मैं गया तो मेरा होमवर्क कौन देखेगा, मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, इस तरह की उसकी समस्याएं। तो वो पहले मना कर देता है, लेकिन जब वो देखता है कि मेरे फ्रेंड्स के माता पिता की जान संकट में है, कल को मेरे माता पिता की जान संकट में आ सकती है, तब वो नायक बन के उभरता है।
तो ये मेरे हिसाब से अंतर है और मैंने अपनी किताबों के हिसाब से ही बता दिया। सुमन जी, आपने भी बाल साहित्य, किशोर साहित्य पर काफ़ी लिखा हुआ है। आप इस फ़र्क को कैसे देखती हैं और अपनी रचनाओं में किस प्रकार से दर्शाती हैं? पहले मैं थोड़ा किशोरावस्था पर बात करना चाहती हूँ कि ये वह समय होता है जब बच्चा एकदम तेज़ी से एक बचपन की दहलीज पार करके तेज तेज कदम रखते हुए युवावस्था की ओर जा रहा होता है। तो उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आते हैं, फिजिकली, मेंटली और उसकी सोच में भी। उसकी सोच का बहुत ज़्यादा विस्तार होता है और चूँकि वर्तमान समय में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी इस जो समय है उसका एक्सपोजर का भी दायरा बढ़ता है। और जो बाल साहित्य है, अगर उसकी बात करते हैं तो बाल साहित्य में हम लोग एक जिसे कहते हैं एक उत्सुकता, कौतूहल, रोमांच तो नहीं कह सकते, उसके अंदर एक छोटी छोटी चुलबुलापन एक रहता है कि एक उसमें, और उसमें आना भी चाहिए कि जो छोटा बच्चा है, अगर 5 साल का बच्चा है तो वो, या उससे छोटा बच्चा है, वो जानता है पेंसिल क्या है, रबड़ क्या है और कॉपी किताबें क्या है या उसके टॉयज क्या है। अगर हम उस पर आधारित कहानियाँ लिखते हैं तो वो उसको रिलेट कर पाता है। लेकिन अगर हम उस पर बात करते हैं किशोर साहित्य की, तो किशोरों को इससे इतर बहुत कुछ चाहिए जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। परिवर्तन है, परिवर्तन को जानने के लिए वो खंगाल रहे हैं, क्योंकि अब आजकल डिजिटल का युग है, तो वो डिजिटल के थ्रू सब कुछ जान रहे, और उस जो जानकारी है या OTT प्लेटफॉर्म से वो जो सीख रहे हैं वो सब अधकचरा ज्ञान है जी। तो किशोर साहित्य, मैं इसमें एक बात और कहना चाहती हूँ, किशोर साहित्य, बाल साहित्य लिखा जा रहा है, वयस्क साहित्य लिखा जा रहा है, पर किशोर साहित्य का अभी भी अभाव है। अगर हम पॉइंट करके कहें, एक चीज़ को फोकस करके कहें कि ये किशोर साहित्य है, तो वो अभी उपलब्ध नहीं है। नेहा जी, आप भी अपनी रचनाओं के हिसाब से बताइए, क्योंकि आपने गोल्डन 5 के कारनामे लिखा, फिर उसके बाद आपने अभी मगध क्रॉनिकल्स लिखा हुआ है, तो दोनों ही अलग अलग वर्ग के पाठकों के लिए है। तो उसमें आपने फ़र्क कैसे किया? क्या लेखन शैली में फ़र्क था? सब्जेक्ट मटेरियल कैसा था? किरदारों के विषय में बताइए थोड़ा। बिल्कुल। पहले तो बाल मन और किशोर मन में जो अंतर है वो तो प्रांजल सर और सुमन मैम ने बताया ही है। उसके अलावा ये अंतर मैंने खुद अपने मतलब मेरा बेटा है या मेरे दोस्तों के बच्चे हैं जो साथ में मेरे बड़े हो रहे हैं, उनमें भी महसूस किया है। जो माता पिता से जुड़ाव है वो भी बदलता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि जैसे वो बाल मन से किशोर मन में पहुंचते हैं, उनके पास फ्रेंड्स और इंटरनेट और मोबाइल, रील्स, इन सब का भी बहुत सारा अधकचरा ज्ञान जो आ जाता है ना, और जिस तरह से वो दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं, वो भी एक जगह स्थापित करने के लिए वो एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो गोल्डन 5 और मगध क्रॉनिकल्स में भी शायद ये अंतर इतना स्पष्ट ना निकल के आया, लेकिन वो कहीं ना कहीं है कि गोल्डन 5 एक बाल मन के हिसाब से है, जिसमें रहस्य, रोमांच पैदा हो रहा है। बच्चे अगर पहले भाग से तीसरे भाग में भी जाते हैं तो भी अंतर आपको दिखाई देगा, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं। पहले भाग में जहाँ वो अपने मम्मी पापा से परमिशन लेके जा रहे हैं, लेकिन तीसरे भाग तक आते आते वो इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि हाँ, अब वो अपने आप जाके केस को सुलझाना है। तो माँ बाप को भी आदत पड़ गई कि अब ये जाएगा करेगा या जाएगी करेगी, तो मुझे इतना रोक टोक की ज़रूरत नहीं है। वो अंतर बाल मन और किशोर मन में भी आता है, क्योंकि किशोर मन अब उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, वो उन्हें अपना इन्फॉर्म कर दे, वो बहुत बड़ी बात है कि भाई मैं जा रहा हूँ, ये माँ बाप के लिए ज़रूरी है। तो यही चीज़ मगध क्रॉनिकल्स तक आते आते जो बाल साहित्य और किशोर साहित्य में अंतर आएगा, लेंथ का अंतर आता है। एज एन ऑथर जब मैं उस चीज़ को पेश कर रही हूँ, तो वो जब बच्चा पढ़ रहा है तो मैं उसको बहुत सरल शब्दों में उसके सामने लेके आ रही हूँ। जैसे मेरी शुरू की कहानियाँ थी, वो बाल कहानियाँ थी, छोटे कहानियों का संग्रह था, जिसमें बहुत सरल भाषा में बच्चे तक, जो आम बोलचाल की भाषा है, उसमें उसके मन तक कहानी पहुँच रही थी और बच्चे सुन रहे थे। लेकिन वहीं जब मगध क्रॉनिकल्स की बात करते हैं तो भाषा थोड़ी सी उससे एक स्टेप ऊपर हो जाती है, क्योंकि अब हमें अपने बच्चों को और बेहतर शब्द देने हैं ताकि वो अपनी भावनाओं को भी उन शब्दों में एक्सप्रेस कर सके। उनके पास जब वो अपनी भावनाओं की बात करें तो उनके पास शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जब वो अब बड़े हो रहे हैं, उनकी भावनाएं बढ़ रही हैं, तो शब्दों का चुनाव भी उनका बढ़ेगा। और साथ ही अब उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो सिर्फ 10 पेज की कहानी ना पढ़ें, वो अब 200 पेज की कहानी को भी
पढ़ पाएँ उतने ही लगन के साथ। तो ये अंतर मैंने अपने साहित्य में हमारे बीच समीर घोषाल जी भी हैं। समीर घोषाल जी की नई पुस्तक अभी फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन से आई है, तो मैं चाहूँगा कि समीर जी अपनी किताब के बारे में बताएं और ये भी जवाब दें कि जो किशोर और बाल मन के साहित्य, किशोर साहित्य और बाल साहित्य के बीच में क्या फ़र्क देखते हैं और अपनी लेखनी में उन दोनों साहित्य को दर्शाने के लिए किस प्रकार का बदलाव वो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। मेरी नई किताब चलती फिरती मूर्ति, जो इंग्लिश वर्जन भी आया उसका, ए मूविंग स्टैचू। किताब का नाम खुद बता रही है कि ये शुरुआती एक थ्रिलर से, इसमें 8 कहानियाँ हैं। इसमें बच्चों की हर मनोभाव को रखा गया है। अगर थ्रिलर है तो एक छोटी सी बच्ची मामुनी का एक घोड़े के प्रति प्यार भी है, जिसके लिए वो जाकर राजा से लड़ जाती है। तो इस तरह के हर मनोभाव को लेकर ये किया गया है। अभी जो प्रश्न आपने मुझसे किया उसके लिए तीनों हमारे सीनियर ऑथर्स ने ऑलरेडी कह रखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब मैं खुद पर्सनली, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ, जो कोई भी मैं हूँ, ये तो आध्यात्मिक बात होगी मैं कौन हूँ, लेकिन मैंने खुद अपनी बाल अवस्था देखी, अपनी किशोर अवस्था देखी, अपना युवा देखा, अपना रिटायरमेंट भी देखा नौकरी से। तो मैंने ये पाया कि जब मैं बाल अवस्था में था तो घर में मेहमान आते थे, बहुत अच्छा लगता था कि आज मिठाई विठाई आएगी घर पे। जब किशोर अवस्था में आया तो छोटी मोटी मिठाई से क्या फ़र्क पड़ता। युवा में आया तो हटाओ छोड़ो यार, पिक्चर चलते हैं। फिर जब अपनों पर जिम्मेदारी आने लगी, मेहमान आते ही लगता था, मिसेस से बात होती थी, भाई कितने दिन रुकेंगे, देख लो हिसाब किताब। तो हर अवस्था में मैं वही रहा, लेकिन हर अवस्था में अगर मैं बदलता रहा तो मेरी लेखनी भी इस बदलाव को उसी तरह बदल के रखेगी, यही मेरा विश्वास है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही कि समय के साथ लेखनी और किरदारों के साथ भी लेखनी बदलती है। जो किशोरों को लेके एक चीज़ बोली जाती है कि आजकल किशोरों के बीच क्या हो रहा है कि रील्स कल्चर के चलते उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो रहा है। पठन पाठन से बोला जाता है वो दूर जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? चीटिंग हो गई मेरे साथ। चलिए, तो जो बात हो रही है कि अटेंशन स्पैन कम हुआ है, वास्तव में 15 सेकंड की रील भी पूरी नहीं देखी जा रही है, तुरंत स्क्रॉल हो जाता है अगर नहीं मज़ा आया तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो उसका यही तरीका है कि एक तो बच्चों के, किशोरों के लिए कहानियाँ उपलब्ध हों, कहानियों की किताब जैसे सर ने लिखी है, और दूसरे अगर उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं तो उनमें एक चीज़ को ज़्यादा खींचा ना जाए, क्योंकि किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है कि बच्चे एक चीज़ से बोर बहुत जल्दी होते हैं, प्लस उसका नॉलेज स्पैन बहुत बड़ा है। अब जैसे इस समय कॉमिक्सें भी आती हैं तो तुरंत जो है सर्च में डल जाती हैं, या कोई नई मूवी आती है सर्च में लोग डालते हैं और थोड़ी देर में उसके लिए आ जाता है फलानी मूवी से कॉपी है, फलानी विदेशी कॉमिक्स से कॉपी है। तो इसके लिए मैंने ये किया कि ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट किए। मैंने कहा अगर मैं किशोरों को वही दिखा दूँ कि बचपन से उसे मालूम था उसे योद्धा बनना है और उसे तलवार मिल गई, उसने सबको उड़ा दिया, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी शायद हो चुकी हैं। तो कुछ नया जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए जिसको पढ़ने में उन्हें मज़ा आए। तो मैंने विलेन ऐसे रखे जैसे बड़बड़ गज ऐसा विलेन है जो लोगों को अपनी बातों से सम्मोहित कर लेता है। वो इतने बातें करता है कि लोग 8-8 घंटे खड़े रहते हैं, ना उन्हें भूख का ध्यान रहता है ना प्यास का ध्यान रहता है, और वो वहीं जो है बेहोश हो जाते हैं। तो ये बड़बड़ गज की ताकत है। तो कुछ अलग तरीके का उनको परोसना पड़ेगा जिससे एक तो वो बोर ना हो, प्लस जो अब तक हो चुका है उससे कुछ अलग होना चाहिए, प्लस चैप्टर जो है वो थोड़े छोटे रखे जाएं। 8-10 पेज के मैं समझता हूँ चैप्टर पर्याप्त होते हैं। और जो है कहानी जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास बहुत नॉलेज है। हमारा समय ऐसा था कि जो मिल गया वो ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, है ना। उस समय पैसे की भी बहुत कदर थी कि एक चीज़ आ गई तो उसको पूरा पढ़ना ही है। अब शायद उतना नहीं है। अब ये भी होगा कि अगर उसको मज़ा नहीं आया 10-15-20 पेज तक तो वो रख देगा। वो ये नहीं सोचेगा इस किताब में मेरे 100-150 रुपये खर्च हुए तो उसे पूरी पढ़ूँ ना, वो कुछ और देखेगा।
अभी कुछ देर पहले सुमन जी ने जैसे बोला था कि अभी किशोरों के लिए साहित्य नहीं लिखा जा रहा है। मेरा इसमें एक बिंदु हो कि किशोरों के लिए तो खैर कम लिखा जा रहा है। एक वर्ग ऐसा होता है जिनके लिए बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता या मेरे को दिखता नहीं है। तो हमारे बीच सुमन जी या नेहा जी मौजूद हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा किशोरियों के लिए क्या लिखा जा रहा है। क्योंकि मैं बुक फेयर में जाता हूँ, वहाँ हमारे लिए आती हैं, मतलब हमारी किशोरियाँ आती हैं, बालिकाएँ आती हैं, तो बालिकाओं के लिए फिर भी कुछ मिल जाता है, लेकिन किशोरी वर्ग ऐसा वर्ग है जो उनके लिए साहित्य में कुछ नहीं है। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप दोनों का ही विचार जानना चाहूँगा। पहले तो मैं तुमसे इस पे सवाल पूछूंगी कि तुम क्यों चाहते हो कि अलग से उनको डिफ्रेंशिएट किया जाए। नहीं क्यों? देखो, बच्चों के लिए आप करते हैं, ठीक है, हमने एक नायिका दिखा दी, बच्ची छोटी बच्ची है, या एक बच्चा दिखा दिया कि वो हीरो है, लेकिन किशोर वर्ग में ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। ये मेरा अपना अनुभव भी है और मानना भी है, क्योंकि वो दे डोंट वांट, लिटरली वो इस तरह का एक अंतर नहीं चाहते हैं, खासकर वर्तमान युवा जो है। देखिए, जो किशोर है ना इस वक्त, आप वो छलांग लगा रहे हैं बहुत जल्दी युवा बनने की ओर। उसके एक मैं आपको उदाहरण ये देती हूँ कि नई वाली हिंदी का जो ये चलन चला है, तो वो उसके अंतर्गत जो किताबें आई हैं वो सारे किशोर वक्त पढ़ रहा है ना। तो अब वो उसमें वो दोनों के लिए बराबर है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो जहाँ तक इस पॉइंट पे है कि उसके लिए क्यों अलग से नहीं लिखी जाती, तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। और दूसरा है कि लिखी क्यों नहीं जा रही, लिखी जा रही होंगी दोनों एक ही किताब में, चाहे वो किसी भी उसके लिए लिखी जाए, दोनों की समस्याओं पर बात हो सकती है। हम उसको अलग से क्यों हम उसको दें? एक अगर हमने किसी चीज़ को उसको अलग से वर्गीकृत कर दिया तो फिर तो वो बिल्कुल स्टैग्नेट हो जाएगी। तो उसी में हो, बल्कि और सबसे बड़ी ज़रूरी जो है ना, जो किशोरों के लिए हमें उनको और सब नहीं चाहिए, उनको अब आप ना कहानी चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए उनको, क्योंकि उनके ऊपर किताबें हैं पढ़ने के लिए, पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का दबाव है कि तुम्हें ये बनना ही बनना है, और इतनी किताबें हैं। फिर उसके बाद आपका डिजिटल है, सोशल मीडिया है। तो अगर वो किसी किताब को हाथ में उठाते हैं तो वो इस तरह से चाहते हैं कि उसमें कुछ अलग चीज़ हो। और अभी जो मैंने बदलाव देखा है किशोरों में, वो सिंपल नॉवल नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भी गूढ़ किताबें पसंद हैं, वो इतिहास पढ़ रहे हैं, वो पूरा राजनीति पर उनका दखल है, चूँकि बहुत ज़्यादा है इस वक्त उनका दखल, तो वो उस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं। तो वो एक सामान्य, मुझे लगता है, वर्गीकरण की हमें ज़रूरत नहीं है, और इस तरह की किताबें ही उनको देने की ज़रूरत है जो उनके मुद्दों पर बात करें। नहीं तो इस पे मैं एक और बात कहूँगी कि किशोरों पे जब बात आती है तो सब सीधा यही लिखते हैं कि एक ऑपोजिट अट्रैक्शन पर बात आकर अटक जाती है। नहीं, हमें उससे आगे उठना है, हमें उनको बताना है कि जो उनका उग्रता है, जो उनका डिप्रेशन, जैसे उन्होंने कहा, इन सब मुद्दों पर उसकी वजह तो जानिए ना। हम सीधा सीधा बोल देते हैं ये आजकल के बच्चे ऐसे हो गए, आजकल के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, आजकल के बच्चे ये करना नहीं चाहते, पर उसके रूट कॉज पे तो हम नहीं जा रहे ना। तो हमें उनको किताबों की कहानियों के माध्यम से एक बहुत सटल वे में हमें उन चीज़ों को उनके सामने लाना है। तो मैं मतलब 100% मैं आपको कह सकती हूँ कि वो किताबें उठाएंगे और पढ़ेंगे। नेहा जी, आपका क्या कहना है इसमें? मतलब आपकी बात सही है और सुमन जी की बात भी सही है, पर मुझे लगता है कि उससे बड़ी बात यह है कि ऑप्शंस पहले क्रिएट हो। मतलब सिर्फ किशोरी नहीं, अभी तो है ही नहीं ऑप्शंस। अगर मैंने अमेज़ॉन पे सर्च करना शुरू करती हूँ हिंदी बुक्स फॉर चिल्ड्रन, हिंदी बुक्स फॉर यंग एडल्ट, रिजल्ट्स में आधे इंग्लिश ही आते हैं। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम उसको पहुँचाएंगे कहाँ तक? तो सबसे बड़ा तो शुक्रिया फ्लाई ड्रीम्स का ये सबसे पहले कि वो किताबें ज़रा हटके में इसको बढ़ावा दे रहे हैं और छाप रहे हैं, जबकि इतना अभी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है क्योंकि इतनी जनता नहीं है पढ़ने के लिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो जिस तरह अगर मैं बहुत छोटा उदाहरण दे रही हूँ कि अगर बच्चे जब इंग्लिश में उठाते हैं, तो अगर जेरोनिमो स्टिल्टन उठाते हैं तो थिया स्टिल्टन भी मौजूद है उनके पास पढ़ने के लिए। लेकिन हार्डी बॉयज़ है तो नैन्सी ड्रू भी मौजूद है अगर यंग एडल्ट्स की बात करें इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में जब है ही नहीं, तो किशोर और किशोरी की बात आने से पहले ये है कि इतना साहित्य मौजूद हो कि बच्चे उसे उठाएं, और दूसरा हम बच्चों तक पहुंच बना पाएँ। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन प्रांजल सर से था कि रील्स, तो बच्चे जब रील्स से हट के किताबें उठानी शुरू करेंगे
तब उसके बाद हम उस प्रश्न पे आएंगे जो आपने हमसे पूछा है कि किशोर और किशोरी में अंतर करें। तो पहले हम इतना साहित्य इकट्ठा कर लें कि हम उसको पहुंचा पाएँ, उसके बाद उसके ऊपर आगे बात करेंगे। समीर घोषाल जी से मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने बताया कि उनका कहानी संग्रह अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में आया है, तो इसे लाने का विचार कैसे बना? दोनों वर्जन में। हाँ, दोनों वर्जन में। उसका कारण जो मुझे लगता है कि जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो ज़्यादा चलता है, ये मुझे लगता है। और अगर एक कहानी अच्छी है तो उसमें सब पाठकों का अधिकार है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। मेरा बस चले तो मैं सारे लैंग्वेज में लाऊं। क्यों? बेसिकली एक चीज़ देखिए, मैं इस एज में आके बोल रहा हूँ, हम लोग कमियां बहुत जल्दी निकालते हैं आज के समाज में, बच्चों में। ये नहीं करते, मेरी बातें नहीं सुनते, हमारे टाइम पे ये था वो था। हमारे टाइम पे क्या था नहीं था, हमारे टाइम पे इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी। हम बंदे थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी आया था, नाचते नाचते पिक्चर देखने, थर्सडे को चित्रहार देखने जाते थे। तो लेकिन हम जब तक अच्छा साहित्य उनको नहीं परोसोगे, जैसे भी मैम ने कहा कि अभी आप अमेजन में देख लो तो आपको हिंदी बुक्स नहीं मिलेंगी। आप आज भी देख लीजिए, सुधा मूर्ति की ही किताबें चलेंगी, आपको रस्किन बॉन्ड की ही किताबें मिलेंगी अभी। उसमें किशोर किशोरी का अलग नहीं है। इन दोनों राइटर्स ऑथर्स को मैं बहुत मानता हूँ, इनकी किताबों में कहानी कॉमन होती है, एनीबडी कैन टेक टेस्ट ऑफ इट। तो मेरा कहना ये है कि जब तक आप बच्चों को, जो वही बात घूम के आएगी कि साहित्य आप दोगे नहीं, आप लिखने में पीछे हटोगे कि नहीं ये बिकती नहीं, इनमें ऐसा कोई दम नहीं है, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि समाज अपने आप अपने आप तो नहीं बदलेगा। इसीलिए मैं दोनों में लिखा, और अगर ईश्वर चाहे तो और लैंग्वेज में भी अगर मुझे आती होती तो मैं लिखता जरूर। थैंक यू सर। मैं जोड़ूंगी तो ईश्वर चाहे तो आपको नहीं, आपकी किताबें इतनी चले कि वो हर भाषा में अनुवाद हो के हर जगह पहुँचे। तो बच्चों के पढ़ने के ऊपर बात ही चल रही थी, तो प्रांजल जी शिक्षक हैं और विद्यालय में पढ़ाते हैं, क्योंकि तो विद्यालय का कितना योगदान होता है जो पठन पाठन है उसको बढ़ाने के लिए, और क्योंकि वो अनुभवी है उनको वहाँ का, तो वो विद्यालय इस पर कुछ कार्य करता भी है, और अगर नहीं करता तो उसको ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे पठन पाठन की जो प्रवृत्ति है वो बढ़े बच्चों के बीच, बच्चों या क्या सभी के बीच? देखिए, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ जो है सब कुछ बहुत ही शानदार फाइनेस्ट दिखना चाहिए। तो विद्यालयों का योगदान इसमें है, अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। अब अगर वो अपनी लाइब्रेरी को ये इस तरह से चाहते हैं कि बिल्कुल सजी रहे, कोई बाहर से अधिकारी देखने आए या और लोग देखने आए, तो उनके सामने वो लाइब्रेरी बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। तो अगर वो इस सोच को लेके चलेंगे तो शायद बच्चों तक किताबें पहुंच भी नहीं पाएंगी। और अगर इस सोच को लेके चलेंगे कि बच्चे किताबें पढ़ें, भले ही किताबें फट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, अलमारी किताबें इधर उधर बिखर जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन मेन बात यह है कि वो किताब चुनी चाहिए। जैसे एक आलोक जी की किताब आई थी, आओ बच्चों तुम्हें सुनाए, मैंने उसकी सीधे 2 प्रतियां मंगाई और मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने अपने स्कूल में ले जाके रख दी। अगले ही दिन वो किताब चोरी हो गई। तो बच्चों ने बताया कि सर जो है वो किताब चोरी हो गई। मैंने कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी। क्यों? मुझे मालूम है हो सकता है कोई बच्चा ले गया हो, लेकिन ले जाके वो पढ़ेगा ही, इस बात से मैं खुश था। स्कूलों में भी अगर लाइब्रेरी से किताबें चोरी हो जाती हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बजाय वो बंद रहें, सजी रहें कि देखिए ये साइंस फिक्शन लगा रखा है, ये लगा रखा है, ये लगा रखा है, चिट लगी हुई है, बाकायदा एक किताब सही जगह पे रखी हुई है। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किताब बच्चों के हाथ में पहुँचे। और आप एक लाइब्रेरियन से शायद उतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बच्चों को किताब के लिए प्रेरित करे, ये काम शिक्षकों को ही करना पड़ेगा। मैं अपने विद्यालय में ये प्रयास करता रहता हूँ, सरकारी किताबें भी आती हैं हमारे यहाँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी, और फ्लाई ड्रीम्स की और आपके साहित्य विमर्श की भी कई किताबें गई हैं। बहुत दोस्त मैं किताब आपसे ही लेके गया था, और जो है बच्चों ने उस दिन मुझे कुछ काम था सरकारी, बच्चों में मैंने छोड़ दी। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने 3 घंटे में 90 पन्ने उसके पढ़ डाले थे, फिर मुझे इनसे दूसरी लेके आनी पड़ी। तो
आप बच्चों तक किताबों की पहुंच बनाइए, चाहे घर हो चाहे स्कूल हो, तो बच्चे बिल्कुल पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात आ जाती है उपलब्धता की, कि बच्चों पे किताबें उपलब्ध ही नहीं हो पाती, उन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। अगर पहुंचेंगी तो वो निश्चित रूप से जो है मोबाइल छोड़ के किताबें पढ़ेंगे। आपने अफ़गानिस्तान का एक फ़ोटो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था, कि अभी जब वहाँ तालिबानी शासन आया था तो एक जो है गन लेके बुक स्टोर में गया था, तो जब उसने किताब उठाई थी तो उसे गन रखनी पड़ी थी। और ये बिल्कुल होता है कि जब किताबें बच्चों पे उपलब्ध होंगी, ये ऑप्शन मोबाइल का आपने दिया है और कहीं से नहीं आया है, तो अगर उन पे किताबें उपलब्ध होंगी तो निश्चित रूप से मोबाइल या और चीज़ें छूटेंगी। ये बात तो सही है कि अभिभावकों को ही किताबें बच्चों तक पहुंचानी पड़ेगी, तभी वो लेंगे। सुमन जी से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप इतने वर्षों से बाल साहित्य, किशोर साहित्य के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इस अनुभव के आधार पर आप क्या देखती हैं कि किस तरीके का बदलाव लेखन में हुआ है और किस तरीके का बदलाव लेखन में लाने की अभी ज़रूरत है, विशेषकर हिंदी में? बदलाव तो एक अनिवार्यता है, और बदलाव इसलिए भी हुआ है क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। पहले हमारे टाइम में टीवी भी कभी किसी किसी के घर में होता था, जाके किसी और के घर में देखा करते थे हम लोग। तो दो ही ऑप्शन थे हमारे पास, या तो खेलते थे या किताबें पढ़ते थे। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जैसे कि कहाँ उपलब्धता या बच्चों तक पहुँचे, तो अब किताबें जो है या रीडिंग हैबिट जो है वो परिवेश पर भी बहुत निर्भर करती है। कि हम बचपन में हमें सिर्फ पूरी फैमिली पढ़ती हुई दिखती थी, या पेरेंट्स सिर्फ कहते थे पढ़ो, तो वो दुनिया भर की किताबें ला के देते थे, तो घर में किताबें थीं तो एक पढ़ने की आदत बन गई। तो जहाँ तक बदलाव की बात है कि जैसे देखिए कहानियाँ आज भी, अगर बच्चों के साहित्य की बात करूँ तो जो वो कहानियाँ नंदन पराग, बाल भारती इन उसमें छपा करती थी, या साप्ताहिक जो रविवार से आया करते थे हिंदुस्तान के बाल परिशिष्ट होते थे, वो कहानियाँ आज भी मुझे लगता है प्रासंगिक हैं, वो पसंद की जाती हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि अब उसमें कहानियों में थोड़ा सा हम कल्पना से ज़्यादा थोड़ा यथार्थ को बुनने लगे हैं, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि, क्योंकि वो क्वेश्चंस करने लगा है। एक ज़माना था कि वो क्वेश्चन नहीं करता था, जो बता दिया ठीक है ऐसा करो, लेकिन अब वो क्या कहता है, क्यों, मैं क्यों करूं? तो हमें उसके क्यों का उत्तर देना भी ज़रूरी। बाल साहित्य में ये परिवर्तन हमें बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा नहीं, उपदेश नहीं। अगर आपने कोई बात कहनी है तो उसे बहुत छिपे हुए ढंग से कहें। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो मैंने सीखा अपने बेटे के माध्यम से, कि हम उन्हें नहीं सिखाएं, हम उन्हें थोपे नहीं कि नहीं तुम ये मत करो वो मत करो। वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप सीख लेता है। जब वो बड़ा होता है, बाहर निकलता है, दुनिया को जानता है, समझता है, तो बहुत सी चीज़ें वो खुद ही अब ग्रैस्प करना शुरू कर देता है। हमारे सिखाने से कुछ नहीं होगा, अच्छा बुरा वो खुद तय करना सीख जाता है। तो यही जो चीज़ें हमारे जीवन में घट रही हैं, उनको हमने कहानियों के माध्यम में भी लेकर आना है, तभी हम उनको अच्छा लगेगा। अगर वो शिक्षा ही नहीं, तो बच्चों तुमने सीखा झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये इस तरह की चीज़ों की अब बच्चों की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो बाल साहित्य हो या किशोर साहित्य में। तो खैर हम इस तरह की चीज़ें दे ही नहीं सकते, लेकिन किशोर साहित्य में हमको बहुत, जिसे कहना चाहिए ना कि परिपक्वता, क्योंकि बहुत आजकल का 12-13 साल का बच्चा भी बहुत मैच्योर हो जाता है। हमारी तो नहीं कि वो कॉलेज में गए तब जाके कुछ समझ आ रही है, कुछ जान रहे हैं, तो हम उसको ये अब नहीं सिखा सकते। हम थोपना हमें बंद करना होगा। नेहा जी से मैं पूछना चाहूँगा, सुमन जी ने अच्छी बात कही कि हमें अपने विचार दूसरों पे थोपना बंद करना होगा, विशेषकर किशोरों पे, क्योंकि उनका नेचर ही थोड़ा रेबिलियस होता है। तो अगर आप जितना थोपेंगे वो उतना उसको परे धकेलेंगे। नेहा जी से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारी जनरेशन है, मैं किशोरों की बात नहीं कर रहा, सभी जनरेशन जो होता है आजकल बहुत फैड वाली हो चुकी है कि कोई फैड चलता है, सब उसके पीछे भागते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे के पीछे चढ़ाते हैं, हम ऐसे करके चलते रहते हैं, बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, किसी पे टिक के नहीं रहते हैं। ऐसे में जब आप लिख रहे हैं, और जो किशोरों के लिए तो बोला ही जाता है कि उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो क्या रहते हैं कि कभी इधर गए कभी उधर गए, तो ऐसे में उनको बांधने के लिए आप मतलब अपने लेखन में क्या लाने की कोशिश करती हैं? तो दूसरा, विषय वस्तु कैसे चुनती हैं?
कैसे बांध के रखने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो ये है कि जैसे शुरुआत में प्रांजल जी ने कहा था, चैप्टर्स मेरे बहुत छोटे रहते हैं, 2 या 3 पेज के चैप्टर रहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक बार में पूरी बुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप एक चैप्टर पढ़ लिया, रख दिया बुक को, तो वो एक चैप्टर ये नहीं कि 10-12 पेज तक चलता रहे, तो वो शायद नहीं पढ़ें, तो 3 पेज 4 पेज में चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और किस तरह से विषय वस्तु को चुना जाए, तो विषय वस्तु अभी तक तो मेरी मोस्टली रहस्य और रोमांच ही रही है, जो कि इतिहास पे ही आधारित रहता है। चाहे मैं गोल्डन 5 को ले लूँ, चाहे मगध क्रॉनिकल्स ले लूँ, तो बेस उनका कहीं ना कहीं हमारे देश से जुड़ी ऐतिहासिक स्मारकें हैं, ऐतिहासिक इमारत है, या किस तरह से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको आज के समय में हम भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एक संपदा थी हमारे लिए। तो मेरी किताबों में कहीं ना कहीं वो हर जगह झलकता है, और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं बच्चों तक उस नॉलेज ट्रेजर को, उस ज्ञान के खजाने को पहुंचा पाऊँ। तो इसलिए मैं उस तरह के विषय वस्तु को ही ज़्यादातर चुनती हूँ कि उनका उसमें एक इंटरेस्ट पैदा हो। तो जैसे मेरी गोल्डन 5 के तीनों भागों में एक कहानी हमेशा किसी न किसी किले के ऊपर आधारित रही है, तो उस किले का जो इतिहास है वो उसमें उभर कर आता है, उसको कैसे रहस्य से जोड़ा गया है वो उसमें उभर कर आता है। उसके अलावा उसके अंदर एक ऐसा रोमांच बांध दिया जाता है कि उसमें बच्चे उसको ढूंढें। तो अभी भी अगर वो उस जगह पर घूमने जाएं तो उनके दिमाग में ये ना आए कि ये ईंट और पत्थर से बना किला है, उनके दिमाग में ये आए कि ये किसने बनवाया था और ओवर द ईयर्स उसकी क्या जर्नी रही है। इस हर एक ईंट पत्थर अपने आप अपनी एक कहानी जो कह रहा है, और उसको फिर हम आधुनिक समाज से कैसे जोड़ रहे हैं, वो एक विषय वस्तु है जो मैं लेके चलना चाहती हूँ। जी नेहा जी, ये आपने काफ़ी अच्छी बात करी, और ये जो आप जिस तरीके से लेके चलती हैं ये पहले भी होता रहा है, और ये बहुत ही रोचक रहा है। क्योंकि मैं बता दूं, सत्यजीत रे का जो फेलुदा किरदार है, उसका उपन्यास पढ़ते हुए उसमें रहस्य तो रहता ही है, लेकिन पढ़ते हुए आपको ये मन में भी रहता है कि यार ये अभी कहाँ जाएंगे, ये बनारस गए होंगे या कैलासा गए होंगे। तो जो आप ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा भी अपने पाठकों को करा रही है, तो वो भी बांधने का काम करता ही है। समीर जी से मेरा सवाल है, उन्होंने बताया था कि उनके कहानी संग्रह में की पहली कहानी तो रहस्य रोमांच वाली है, लेकिन बाकी कहानियों में उन्होंने अलग अलग मनोभावों की कहानी है। तो किशोरों के कौन से मनोभावों को उन्होंने उसमें छूने की कोशिश करी है, और किन मनोभावों को, कौन सी उनकी समस्याएं हैं, कौन से उनके मुद्दे हैं जिनको वो अपनी रचनाओं के माध्यम से लाना चाहेंगे? सर मैं पहले बता दूं, जो सब्जेक्ट है जिसके विषय में आप बात कर रहे हो, ये मेरा इंस्टेंट आता है जी। मैंने कभी सोच के नहीं लिखा जी कि आज मैं लिखूंगा कि उसकी कैंची खो गई, ऐसा नहीं, इंस्टेंट आता है मेरे। और जब आता है जो मेन एक जिसे कहते हैं कि गोल्डन थ्रेड अगर आ गया कहानी का, तो उसके आगे पीछे तो फिर आपको राजमिस्त्री की तरह पूरा राजमहल खड़ा करना है। तो ये मैं एकदम ऑनेस्टली मानता हूँ, मेरा इंस्टेंट आता है, मैं कभी सोच समझ के नहीं करता, और कब आता है ये भी मैं नहीं कह सकता, कभी भी आ सकता है। कभी कभी एक आध कहानी आप है जो मुझे सोते में भी आया। दूसरी बात है कि ये आपने जो कहा, तो इससे ये समस्या तो ख़त्म हो गई कि मैं उनके किसी विषय पे कह रहा हूँ, क्योंकि जब सब्जेक्ट ही मेरा इंस्टेंट है तो मैं किशोरों को किसी विषय पे लेकर तो नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ का ज़रूर जवाब देना चाहूँगा, जो आपने उन लोगों से पूछा था, बाकी मेरे सीनियर ऑथर्स से, कि उपलब्ध पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक मेरा सजेशन है समाज को भी कि आज के लिए बच्चों के बर्थडे पार्टी में रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो आप देखेंगे कैटेगरी, मैंने अपनी किताबों को देखा है कि फ्लाइट ड्रीम्स की किताबें इतनी रीजनेबल होती है कि लेस देन ए मूवी टिकट। तो अगर एक मूवी टिकट से भी कम, एक बुके से भी कम रेट का है, तो अगर रिटर्न गिफ्ट में हम ही लोग कभी शुरू करें बच्चों के बर्थडे में देना शुरू, किताबों का प्रचलन अपने आप हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग ले जाएंगे घर अपने, वो पढ़ेंगे ज़रूर। मैंने जब अपने सामाजिक किताब अपनों की छाँव का मैंने प्रमोशन किया था, तो मैंने इस पर ये सेंटेंस लिखा था, बोला था अपने फेसबुक में भी, कि आप किताब खरीद कर अपने टेबल पे भी रखोगे ना, तो आपका ही बच्चा पढ़ेगा। जब समाज को अच्छी किताबें दोगे, तभी तो आप एक्सपेक्ट करोगे उसके अंदर कुछ संस्कार आए। आप एक 200 रुपये किताब लेके अगर हम टेबल पे नहीं रख सकते, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि नहीं पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो मेरा है कि बच्चों के बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट में दे सकते हैं। एक चीज़ प्रकाशक के तौर पे भी, और जब हम मतलब जाते रहे हैं
मैं फ्लाई ड्रीम्स के साथ भी जुड़ा रहा हूँ काफ़ी समय से, और बुक फेयर्स भी अटेंड करता रहा हूँ। तो एक तरीके का क्या होता है कि और दूसरे शहरों में भी रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी रहा हूँ और हर जगह रहा हूँ, जो चीज़ मुझे यहाँ हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ भाषा के प्रति पूर्वाग्रह थोड़ा है। मतलब महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो वहाँ मराठी साहित्य बहुत चलता है। हिंदी में क्या होता है, हिंदी भाषी जो है वो कई बार ऐसा होता है कि वो किताब देखेगा उधर, उसको इंटरेस्टिंग लगेगी, विषय वस्तु अच्छा लगेगा, लेकिन वो हमसे पूछेगा कि इज़ दिस इन इंग्लिश। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, इंग्लिश एडिशन भी है। और कई बार वही, तो इस पूर्वाग्रह को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप सभी हिंदी में भी लिख रहे हैं, तो लेखक के सामने सबसे पहले दीवार ये पूर्वाग्रह की आ जाती है कि भाई अगर वो अच्छा भी लिख रहा है, सामने वाला अगर पहले ही सोच ले कि इस भाषा का भाई मुझे इस जो है ये साहित्य है या जो रचना है उसका अंग्रेजी वर्जन नहीं पढ़ना है, तो ये एक तरीके से दीवार लेखक के सामने खड़ी हो जाती है। तो इस चीज़ को आप सभी कैसे देखते हैं, और इसको लेके प्रकाशक को भी और अभिभावकों को भी किस तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है? शायद थोड़ा बदलाव तो आ ही रहा है। जिस तरह से हमें पता है कि फ्लाई ड्रीम्स की कुछ किताबें कुछ चुनिंदा स्कूलों में अभी पहुंची हैं, और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदी के बढ़ावे पर काम कर रहे हैं, तो शायद कुछ थोड़ा बहुत अंतर तो मुझे देखने को मिला है। और मैं नाम अगर लूँ तो जैसे हिंदी की किताबें भी अब आपको हर गली नुक्कड़ के जिन पे सिर्फ अंग्रेज़ी किताबें होती थी या अंग्रेज़ी अनुवाद की किताबें होती थी, तो उनकी पहुंच बढ़ी है। तो उम्मीद तो यही है कि जैसे उनकी पहुंच बढ़ी है तो शायद एक रास्ता बनता चला जाएगा कि हिंदी भी लोग उठाएंगे, और ये पूर्वाग्रह ख़त्म होगा कि हमें इंग्लिश उठानी है और हिंदी नहीं। क्योंकि अभी तक आई थिंक ये इसलिए भी है क्योंकि अभी तक माँ बाप को लगता था कि भाई हिंदी तो घर पे पढ़ ही रहा है, सीख रहा है, इंग्लिश की किताबें पढ़ना सीखेगा बच्चा। लेकिन अब शायद ये उल्टा भी हो रहा है कई जगहों पर कि हिंदी बच्चों को आनी बहुत कम हो गई है। तो शायद दोबारा से इस चीज़ को अभिभावक भी समझें और अध्यापक भी समझें कि इंग्लिश को बढ़ावा देने के साथ साथ अपनी जो मातृभाषा हमारी है, हम बच्चों को उससे जिस तरह से दूर करते जा रहे हैं उनको वापस उनसे जोड़ सकें। आपके विचार भी जानना चाहूँगा इस। मेरी चलती फिरती मूर्ति में एक कहानी है, इंग्लिश वाले में एक क्यूट पपी जैप, और हिंदी में उसे कहा कमज़ोर करके। उसमें मैंने पूरा यही जो आपका सवाल है ना हिंदी और इंग्लिश वाला, यही है कि एक स्ट्रीट डॉग को लेके, मतलब एक चतुर्वेदी के घर पे स्ट्रीट डॉग पाला है और वर्मा जी घर में बगल में उन्होंने फॉरेन डॉग पाला है। तो उसने बेटे ने पूछा अपने पापा से कि इन्होंने फॉरेन डॉग क्यों पाला, वो इंटरेस्टेड थे कुत्ता पालने में। तो उन्होंने कहा कि इसका बेसिक फंडा ये है कि स्टेटस सिंबल बन गया है, एंड नॉट ओनली द स्टेटस सिंबल, एक वो पॉमेरियन रखेंगे उसके पीछे काम कम करना पड़ेगा उन्हें, वो थोड़ा पाउडर वाउडर लगा के ले जाएंगे सबके सामने। तो द सेम थिंग इट हैपन्स विद द हिंदी एंड इंग्लिश, कि अंग्रेजी की नावल लेके बस में और ट्रेन में चलने में उनको लगता है कि शान है उनकी। और जहाँ तक, क्योंकि सवाल मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ कि दोनों मैंने खुद लिखा है, तो अगर सिंपल भाषा चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अगर आपने मैडम सुधा मूर्ति का कभी इंटरव्यू सुना हो तो उन्होंने बात कही है शशि थरूर से कि आपकी तरह मैं नहीं लिखती क्योंकि आप डिक्शनरी खुलवा देते हो। तो मैं सोचती कन्नड़ में हूँ और लिखती इंग्लिश में हूँ, तो हम लोग सोचते हिंदी में और लिखते इंग्लिश। तो सिंपल भाषा हो तो किसी भी लैंग्वेज में हो, लेकिन पर्पस वही होता है स्टेटस सिंबल, एंड दैट टू के यहाँ लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ जाएंगे। इसी विषय पर मैं सुमन जी की भी राय जानना चाहूँगा। जैसे अभी बिल्कुल उन्होंने सही कहा घोषाल जी ने कि स्टेटस सिंबल, और इसकी शुरुआत होती है बहुत छुटपन से। जब घर पे कोई आता है, बेटा इंग्लिश में पोएम सुनाओ, बेटा टॉक इन इंग्लिश। एंड इवन जब हम बाहर जाते हैं, अच्छा घर पे हम बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं बच्चे के साथ, हिंदी में बात कर रहे हैं और बहुत ही क्या बोलते हैं सहज, है ना। और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, नो 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 डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, नो। और वो मतलब एक पेरेंट का भी खुद एक हाव भाव बदल जाता है, और बच्चे के साथ वो मतलब जिसे कहना चाहिए। एंड मैं सीधा से बोला क्योंकि हम लेखक हैं और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हमारा काम है, पात्र हमारे यही लोग होते हैं, तो साफ समझ आ रहा है कि वो कितनी मतलब एक उसमें दिखावा है, बच्चे के लिए भी मुश्किल है और बच्चे को एक तमीज़ भी सिखानी है, नो बेटा डोंट डू दिस। अब वो बेचारा बच्चा
वो खुद उलझन में होता है कि मैं हिंदी में बात, मम्मी तो घर में तो हिंदी में तो ऐसे अड़गम बड़गम बोलती रहती है, लेकिन बाहर निकलते ही उनका बोलने का अंदाज और बिहेवियर तक चेंज हो जाता है। तो यहाँ से वो जो छुटपन से वो शुरुआत होती है, उसे किताबें खरीद के दी जाती है इंग्लिश, क्योंकि जैसे पेरेंट्स बहुत गर्व से बोलते हैं 2 साल का है मेरा बेटा, अब भी से मोबाइल चला लेता है, वो गर्व है। वो जो उनका गर्व है ना, वो ही किताबों के संदर्भ में भी आता है। अभी से वो इंग्लिश किताबें पढ़ता है, हिंदी तो छूता ही नहीं है। तो ये जो एक बीज बो दिया जाता है कि नहीं हिंदी नहीं पढ़नी और इंग्लिश पढ़नी है, ये उससे स्टार्ट होता है। सेकंड उसका ये होता है कि इंग्लिश की जो किताबें हैं उनमें पता नहीं क्यों एक सरसता होती है, चाहे भाषा समझ आए ना आए। और जैसे उन्होंने कहा कि रास्ते में, मेट्रो में, ट्रेन में अगर इंग्लिश किताब खुली हुई है तो इट्स अ स्टेटस सिंबल। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि एक बदलाव आया है। अब आप मेट्रो में देखिए, इंग्लिश तो ज़रूर पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी की किताबों पर भी एक जो युवा है वो हिंदी की किताबें पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें अब उसे सरसता मिल रही है। भाषा में बहुत अंतर आया है। हमें क्लिष्ट भाषा देने की ज़रूरत नहीं है, हम सादे सरल शब्दों में अपनी बात को कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा है भविष्य, इंग्लिश किताबें और भाषाओं का अंतर नहीं करना चाहिए। हमें हर तरह की भाषा पढ़नी चाहिए, ये भी मेरा मानना है। अगर एक मलयाली बच्चा है या केरलाइट है या उससे, तो वो उसको हिंदी के लिए उसके लिए दिक्कत है, तो वो इंग्लिश में ही पढ़ेगा। इसलिए मैंने हिंदी भाषी बोला। इसने हिंदी भाषी जो हिंदी भाषी जो है वो कॉपी कर रहा है, क्योंकि उसको बचपन से वही सिखाया गया है। लेकिन हाँ, चेंज है मुझे, और भविष्य दिख रहा है कि हिंदी के प्रति भी लोग सचेत हो रहे हैं, उस पर काम हो रहा है, लोग लिख रहे हैं, हिंदी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अब जैसे उन्होंने कहा था अभी कि हैरी पॉटर की 25 लाख प्रतियां बिकी थी हिंदी में, तो इस तरह से अगर हम हिंदी में खुद अच्छी किताबें देंगे तो क्यों नहीं पढ़ेंगे। मैं प्रांजल जी से भी इसी के ऊपर जानना चाहूँगा, क्योंकि वो तो शिक्षक हैं, बच्चों से उनका निरंतर इंटरेक्शन होता रहता है, तो उस बेसिस पे वो किस तरीके से देखते हैं भाषा को लेके, जो ये पूर्वाग्रह हैं या द्वंद्व भी एक तरीके से हैं, दो भाषाओं का आपस में टकराव भी है, उसे किस तरीके से देखते? देखिए, मेरा ये मानना है कि पिछले कुछ सालों में जब से एक जो है हिंदी में टर्म यूज़ हुई है, नई वाली हिंदी, तब से जो है बदलाव आया है और हिंदी जो है कूल भी हो गई है और लोग हिंदी पढ़ने लगे हैं। उसका कारण है, एक कारण ये है, चेतन भगत जब आए थे तो वो इतने पॉपुलर क्यों हुए? क्योंकि उससे पहले हमारे पास विक्रम सेठ थे, शशि थरूर जी तो थे ही, जिनकी इंग्लिश जो है कठिन होती थी। चेतन भगत पॉपुलर होने का कारण यही था कि उनकी इंग्लिश सरल होती थी। वैसे ही जब नई वाली हिंदी आई तो ये सोचा गया कि भाई आज की पीढ़ी जो है उसको हम कठिन शब्दों में ना उलझाएं, शब्दकोश लेके ना बैठें, तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो उनकी आम बोलचाल की भाषा में हो। तो जब इस तरह की बातें आई तो हिंदी के पाठक बढ़े, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में तकलीफ तो होती है जो हिंदी भाषी लोग हैं, तो हिंदी के पाठक ऐसे ही बढ़े। और पिछले 4-5 सालों में काफ़ी परिवर्तन आया है, और मैं सबसे बड़ा परिवर्तन उस दिन को मानता हूँ, अभी 1-2 साल पहले जब YouTube पे बिलियन और बिलियन की जगह लाख और करोड़ दिखाई देने लगा, तब मैंने माना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने हिंदी का लोहा मनवा लिया। ये लोगों के लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जो विदेशी कंपनी जो हमें दिखाती थी व्यूज़, ये मिलियन है, ये के में है, ये बिलियन में है, वहाँ अगर लाख करोड़ आ रहा है तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा परिवर्तन था, और ये परिवर्तन आगे जितना बढ़ता जाएगा उतना ही अच्छा होगा। तो अभी सत्र समाप्त करने के लिए हमें बोला गया, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ मौजूद जनता से पूछना चाहूँगा कि आप क्या पैनलिस्ट से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? अगर हाँ तो हम सवाल लेना चाहेंगे। डी और मैम, जैसे कि बहुत सारी जो कहानियाँ हैं वो आज इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही हैं, तो आपका क्या भाव होता है जब आप कभी अपनी ही कहानी उस इंग्लिश ट्रांसलेट में देखते हैं? नहीं, वो तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारी किताबें आने, चाहे इंग्लिश के अलावा और भी बहुत सारी भाषाओं में होती हैं अनुवादित, तो अच्छा लगता है। उसका एक ही बेनिफिट ये ना कि आपकी कहानी और लोग भी पढ़ रहे हैं, आपकी कहानी व्यापक स्तर पे पहुंच रही है, क्योंकि आप मराठी भाषी भी पढ़ रहा है, गुजराती भी पढ़ रहा है, और जो हिंदी नहीं जानते या हिंदी भाषी नहीं है वो अंग्रेज़ी में उपलब्ध होने से वो पढ़ पा रहे हैं।
तो ये तो बहुत अच्छा है, एक अनुवाद तो एक बहुत अच्छी मुझे लगता है विधा है जिसके माध्यम से हम किसी भी रचना को अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग देशों में और अलग लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप सब लोग को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं सारा तारिक खान, कैम्ब्रिज स्कूल इंदिरापुरम की तरफ से। और मेरा जो सवाल है आप चारों लोगों से है और मैं आप सबके विचार सुनना चाहूँगी कि एक लेखक होने का आप लोग के जीवन में सबसे सुखद हिस्सा क्या रहा है? आप यहाँ पर हो, आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, या फिर जब किसी पाठक का एक ऐसा रिएक्शन आता है जिससे लगता है कि आपका लेखन सफल हो गया, जब उसको पसंद आता है और वो एक ऐसी प्रतिक्रिया देता है और उससे जुड़ता है ना, वो सबसे सुखद पल है मेरे लिए। यस, सुखद पल तो देखिए यही है कि सब जो इन्होंने एक बात बोली कि प्रतिक्रिया, जब फ़ोन आता है, सुमन मैम बोल रही है हाँ, तो समझ आ जाता है मुझे उनके बोलने के ढंग से कि मेरे उपन्यास के बारे में वो बात कर रहे हैं या मेरी किसी पुस्तक के बारे में उन्होंने फ़ोन की, हमने आपकी किताब पढ़ी, हमें बहुत अच्छी लगी, और उसके बाद एक लंबी बातचीत हो जाती है, वो एक बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, देखिए जो हम अपनी, कई बार हम क्या होता है हम अपनी बात कह नहीं पाते हैं ना, हम अपने बात हम जो कहने में असमर्थता महसूस करते हैं उसको हम लिखकर अपनी बात कह देते हैं। तो वो एक आप अंदर का जो भीतर में अगर कोई बोझ होता है तो वो बाहर निकल जाता है, जो एक व्यक्ति करने की जो क्या बोलते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश करके भी हम किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे, या हम किसी को नहीं, हमको लगता है कि हम नहीं कह सकते उस बात को, संकोच है, हिचक है, तो हम उस बात को लिख कर कह देते हैं। तो लिखना, तभी एक ज़माना था जब सब लोग डायरी लिखा करते थे, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है डायरी लिखना, उसमें कुछ नहीं है, हमें ज़रूरी नहीं कि वो छपे, फीलिंग्स शेयर कर दी तो आपका अपने अंदर का बोझ भी हल्का हो जाता है। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई भी लेखक लिखता है तो उसमें पूरा डूब जाता है, वो शब्दों में, परिकल्पना में। जैसे ईश्वर ने जब हमारी रचना की होगी, जिस तरह उसने डूब के की होगी, उस तरह वो कहानी उसकी लेखनी से जो निकलती है, उसका अपना एक बच्चा होता है। और मैं ये कहता हूँ अपने बच्चों से भी ज़्यादा अगर किसी को प्यार है तो वो अपने लिखे हुए चरित्रों से होता है। जिस दिन वो कहानी ख़त्म होती है ना, उस दिन उस लेखक से पूछे, वो इतना खुश होता है कि घर वाले पूछते तो मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि उसको पता है कि जो टास्क को लेके चला था उससे मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह इसको फिनिश करूँगा। तो ये जो खुशी है, ये सिर्फ लेखक का ही अपना एक राजदार होता है, उसके साथ ये खुशी कहीं और नहीं मिल सकती। बात और जोड़ना चाहती हूँ कि जब हम जो कहानियाँ लिख रहे होते हैं, जैसे वेस्ट कहानी हम लिख रहे हैं, तो जो पात्र हैं, गढ़े तो हम नहीं, ये पात्र हैं, लेकिन उन पात्रों में वो जो पात्र है उसको मैं खुद उसको बन जाती हूँ, और लिखते हुए कितनी बार जो उसकी जो दुख है या उसकी जो सुख है, कोई भी फीलिंग है, उसको मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ। उसके बाद मैं मैं बात नहीं कर सकती किसी से, मुझे एकांत चाहिए, और अगर वो रो रही है तो मैं रोती हूँ, मैं लिखते हुए रो रही होती हूँ। तो हमें उसमें, जैसे उन्होंने कहा कि हम डूब जाते हैं, तो इसी तरह से हम कोई भी जब रचना कर रहे होते हैं, उस पात्र को हम सतही तौर पे नहीं लिख सकते, हमें उस पात्र के साथ जीना होता है, उस पात्र की एक एक फीलिंग को, या जो वो संवाद कह रहा है, उस संवाद को हमें महसूस करना पड़ता है कि हाँ, अगर ये कह रहा है तो इसके पीछे तार्किकता है कि नहीं। आप निरर्थक कुछ नहीं लिख सकते, हमें उसके उम्र को, उसकी परिपक्वता को और उसके परिवेश को ध्यान में रख के हम किसी पात्र को गढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से हम खुद वो पात्र बन जाते हैं। तो वो जो एक पल होता है ना, उसमें हम रह ही नहीं ना, एक लेखक का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो उस पात्र में अपने को खत्म कर देता है। तो ये बहुत ही, जैसे उन्होंने कहा कि जब वो खत्म होती है ना किताब, तो एक दिन ऐसा लगता है कि बड़ा सुखद एहसास होता है कि लाइक अ बेबी, ये भी एक बेबी है, बेबी की तरह होती है कोई किताब हमारे लिए। और सुखद के अलावा तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस समय कुछ खत्म हो गया जीवन से, अब दोबारा कुछ नया शुरू हो जाए। पहले आप किंग ने बताया शायद कैम्ब्रिज स्कूल इंदिरापुरम से है। यस सर। इसकी एक ब्रांच शायद गाजियाबाद में भी है। सर ये गाजियाबाद वाली है, इंदिरापुरम। अच्छा, हाँ, तो शायद आपके स्कूल में मेरी बुक लगी हुई है। यस सर। तो हुआ ये था, जैसे सबने बात करी कि उस समय हम इतना डूब जाते हैं। एक इंस्टेंट अगर आप लोगों को याद हो
जब राम मंदिर बना था अभी, तो जो मूर्ति बनी थी, तो उसके जो मूर्तिकार थे, तो जब उसका अनावरण हुआ मूर्ति का, तब उनका ये कहना था कि जो है ये तो मैंने बनाई ही नहीं, ये किसने बना दी मूर्ति, जबकि उसने खुद ही उस मूर्ति को गढ़ा था। तो कलाकार जो होता है, जब वो कोई रचना कर रहा होता है, तो उस समय वो किसी और ही मोड में होता है। मैं स्वयं अपनी किताब लिखने के बाद जब कभी 1-2 साल बाद उसको पन्ने पलट रहा होता हूँ, कहीं मुझे उसको सुनाना होता है, तो पढ़ने के बाद मैं खुद सोचता हूँ कि ये मैंने ही लिखा है। वास्तव में उस समय कोई और ही उतर आता है अपने अंदर जो लिख देता है। तो वो जो सुखद एहसास है, वो एक लेखक ही महसूस कर सकता है कि जो है ये इसकी एक उसकी यात्रा होती है पूरी लेखन की। खासकर उपन्यास में, उपन्यास लिखते समय मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हुआ है कि जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरे पास 70-80 पेज की कहानी होती है। मैं सोचता हूँ इसे उपन्यास बनाऊँ कैसे, लेकिन जब लिखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो कहानी बढ़ती जाती है और लगता है अब हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो वो जो एक एहसास होता है, जो उस यात्रा से गुजरना होता है, कई बार आप अपना लिखा हुआ मिटा देते हैं, कई बार आप टूटते हैं। उपन्यास लिखने में होता है, कम से मेरे साथ तो होता ही है कि लगता है कि भाई अब नहीं लिख पाएंगे, या अब ये कहानी शायद अच्छी नहीं है। फिर हम कभी दोबारा बैठते हैं तो वो कहानी पूरी हो जाती है। तो ये जो मीठा दर्द है, इसका अपना अलग ही मज़ा है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग के विचार सुन के, धन्यवाद। बाय। आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज आप सबके समक्ष खड़ी हूँ और मेरे बच्चों को आपसे प्रश्न करने का अवसर मिला। सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि जब हमारा हिंदी विभाग जब आपस में बात कर रहा था कि बच्चों के लिए कोई ऐसी पुस्तक लगाएं जिसमें उनको रुचि आए, जो तो सहायक पुस्तक के रूप में, तो ये गांव वाला अंग्रेजी स्कूल हम लोगों ने ऐसे पढ़ के, सबने, नीलम मैम है हमारी HOD और हम जो भी हैं जितने रश्मि सीमा विभाग में सभी हैं, ये इस पुस्तक का समर्थन किया और सोचा ये बहुत अच्छी है, पढ़ के बच्चों के लिए बहुत से है। और वास्तव में इसमें बच्चे बहुत रुचि लेते हैं। तो ना केवल आप बल्कि आप सभी जिस तरह से हमारे किशोरों को या कहें आज के बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं, इनको छात्रों को जिस तरह से आप लोग उत्साहित कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम भी चाहते हैं कि इनकी हिंदी में रुचि हो। और ये जो हमारी पहले ये बच्चे ने प्रश्न किया आपसे कि आपने इसको अपना, उसने जिस तरह भी किया कि आप इसको अपने आजीविका के रूप में या कैसे, उसका कारण ये है कि आज का बच्चा सोचता है कि जब अभिभावक क्रिकेट खेलना बहुत पसंद होता है, फुटबॉल, लेकिन जाने नहीं देते उस फील्ड में क्योंकि उनको लगता है कि आगे जाके इससे बच्चा अपनी आजीविका कैसे चलाएगा। तो आज का बच्चा, ये बच्चे हमारे सारे छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, सब ये रुचि रखते हैं। तो इन सबको ये लगता है कि आगे जाके अगर हम इस फील्ड में जाना चाहें, लेखन के या कहीं, तो वो अपने दृष्टिकोण से, उनका ये प्रश्न था आपसे, ये नहीं कि ये आपकी आजीविका, वो भी समझते हैं कि क्योंकि वो खुद भी लिख रहे हैं, मैं भी लिखती हूँ कई बार जब मन में आता है, तो वो ये सोचते हैं कि अगर कल हम इसको अगर अपना विषय चुने, इससे जीवन में इस क्षेत्र में जाने का प्रयास करें, तो क्या हमें हमारे अभिभावक अनुमति देंगे? तो आप इस संदर्भ में यदि आप इन बच्चों को कुछ प्रेरित कर सकें तो मैं बहुत आभारी रहूँगी आपके। थैंक यू मैम। मुझे लगता है कि बिल्कुल चुन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आजकल हम अपने बच्चों को फुटबॉल और क्रिकेट के लिए रोकना बहुत कम हो गया है अभिभावकों की, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। उसी तरह से लेखन के क्षेत्र में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो सिर्फ लेखन भी चल सकता है, लेकिन उसके अलावा जैसे उदाहरण के लिए सुमन मैम बैठी हैं, उन्होंने हमेशा लेखन से जुड़े बहुत सारे कार्य किए हैं। तो उस तरह के क्षेत्र को आप चुन सकते हैं जिसमें आप लेखन के साथ साथ और इससे जुड़े कार्यों के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है ये बात कि हिंदी लेखक इससे अपनी गृहस्थी आजीविका नहीं चला सकता, जी बहुत 100% सही बात है। हाँ। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि एक पैशन की तरह तो इसको आप ले सकते हैं। आप दूसरा कुछ कीजिए,
जी जी इसके साथ अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, या आप इससे से कोई इसी क्षेत्र में जा सकते हैं जैसे नेहा ने कहा। जी। तो आप किसी और क्षेत्र में भी जाकर अपने इस पैशन को जारी रख सकते हैं। मत मानिए इसे आजीविका का साधन, लेकिन आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, और जो आपको अगर कुदरत ने दिया है एक ये भाव लिखने का, इसे छोड़िए मत, ये सोचकर कि इससे हम आजीविका नहीं कमा सकते। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय थोड़ा कम है तो मैं संक्षिप्त में इसके बारे में कहूँगा। देखिए, ऐसा है कि सचिन तेंदुलकर तो एक ही है, हाँ। लेकिन उसके चक्कर में जो लोग खेलते हैं, भले ही वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाए, लेकिन उनका शरीर तो स्वस्थ रहता है। जी बिल्कुल वैसे ही लेखन है कि भले ही आप उतनी आजीविका नहीं कमा पाए, लेकिन इससे ये तो होगा कि आप जो है सुंदर विचार होंगे, एक क्वालिटी टाइम आपको मिलेगा, आपकी संगत अच्छी होगी। और आज के समय में तो साधन बहुत सारे हैं आपके पास, तो आप जो है सोशल मीडिया पे जो है अपने लिखे हुए को डाल सकते हैं। जब तक आप नहीं छप रहे हैं तो उससे भी आप कई जगह तक पहुंचेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अब सत्र की समाप्ति के लिए मुझे बोला जा रहा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा बस कि हम जब लेखन की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमारे मन में ये होता है पुस्तक लेखन, लेकिन लेखन अलग अलग तरीके का होता है। जैसे मैं अनुवादक हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर था, अब पूरी तरीके से पब्लिशिंग इंडस्ट्री में ही आ रहा हूँ। मेरी वाइफ लिरिक्स लिखती हैं, वो रेडियो स्क्रिप्ट्स लिखती हैं। तो जब आप लेखन की बात सोचें तो आप अपना दायरा बड़ा करें, पुस्तकें भी लिखें, लेकिन जो अगर आप आजीविका कमाना चाहते हैं तो आप कंटेंट राइटिंग में बहुत अच्छा करियर है, लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। मतलब आप ऐसे देखेंगे IIT के बंदे सब छोड़ के कंटेंट राइटिंग में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लेखन में आप आजीविका नहीं कमा सकते, बस आपको ये होना चाहिए कि आपको अपना दायरा बड़ा करना पड़ेगा, पुस्तकों से आगे सोचना पड़ेगा। जितना बड़ा आपका दायरा होगा उतनी ज़्यादा आप कमाई भी कर सकेंगे। थैंक यू विकास जी। कार्तिक जी, थोड़ा सा एक समय चाहूँगा मैं। तो मैम, आपके क्वेश्चन का, आप लोग सवाल का जो आंसर है देने के लिए समीर गांगुली जी भी हैं, और उन्होंने बहुत बेहतरीन, उनके पास भी इसके लिए एक आंसर है। तो ये भी बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं हमारे पब्लिकेशन के लिए, और मैं चाहता हूँ कि सर उसके बारे में बच्चों को एक विज्ञापन आता है, ब्रिटानिया का था वो, ब्रिटानिया बिस्किट का, स्वस्थ खाओ तन मन जगाओ, सुना होगा शायद आप लोगों ने। ये एक मेरे मित्र ने लिखा था। पता है उसके कितने रुपए मिले थे उनको? 60,000 रुपये। मैंने भी कई ऐसी लाइनें लिखी हैं जिससे मुझे 5 से 10,000 को भी एक लाइन के मिले हैं। जैसे इसीलिए मैंने कहा मैं जरूर बोलूँगा। मैं बॉम्बे में रहता हूँ और मैं विज्ञापन एजेंसियों के लिए लिखता हूँ। मेरे ऐड में अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक सबने वॉइसिंग की है। तो मैं बताऊँ, उसमें बहुत स्कोप है। जैसे मेरा एक विज्ञापन था, भारत पेट्रोलियम का था, ईंधन गैस के लिए लिखना था। तो मैंने लिखा था, पकाइए भोजन परोसिए प्यार। एक ये बहुत पॉपुलर भी रहा है। एक मेरे से एक बार एक सीरियल वालों ने कहा कि हमारे वो तीन खानदानों की या उसकी 3 पीढ़ियों की कॉमेडी, इसके लिए एक लाइन दीजिए, टैग लाइन बोलते हैं हम इसे। तो मैंने लिखा था 3 पीढ़ी की सांप सीढ़ी। तो उसमें भी मुझे तो इस तरह के बहुत सारे हुआ है और बहुत स्कोप है। नहीं कोई। मैं समाप्ति में बस एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आप महत्वाकांक्षी लेखक जो हैं उनको आप क्या सलाह देंगे, कौन सी किताबें पढ़ने के लिए और ऐसी कौन सी चीज़ें करने के लिए जिससे कि उनकी लेखन में एक तो उनकी रुचि बनी रहे, और जैसे कंटेंट राइटिंग और इन सब की बात चल रही है, तो हम जैसे बच्चे जिनको लेखन में रुचि है और आगे इस चीज़ को जारी रखना है, उसको आप क्या सलाह देंगे? अगर आपकी टीचर नाराज ना हो जाए तो मैं कहूँगा कि बहुत सारी फिल्में देखिए, आप नेटफ्लिक्स देखिए या डिज्नी स्टार देखिए, DC वालों के कॉमिक देखिए या दूसरों के, उसमें इतना अच्छा
बिल्कुल न्यू जनरेशन का लिखा जा रहा है। और आजकल अगर किताबें नहीं पढ़ी जा रही है तो उसका एक कारण ये है कि नई पीढ़ी के लोग नहीं लिख रहे हैं। हम लोग 70 साल के लोग लिख रहे हैं, जिनके पास ना तो आप लोगों जैसी भाषा है ना ही सोच है। तो जब नए लोग आना शुरू होंगे ना तो बहुत अच्छा लिखा जाएगा और हम लोग का लेखक छा जाएगा।